हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना कैसे उमड़ी, इसके संपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, हमने इतने अच्छे से इसमें क्लियर किया है, चित्र, डायोग्राम, इमेज, मैप, सब कुछ का प्रयोग करके, जिससे डियर फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँ और आप डियर फ्रेंड्स एग्जाम क्रैक नहीं ना करें। डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा पढ़ें कि आप जीवन में चीज़ों को उतार पाएँ लाइफ में और अपनी लाइफ को इजी बनाएं, क्योंकि पढ़ने का सिंपल सा अर्थ यही होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको अपने जीवन में उतारें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ चलते हैं, आज देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और लगाते हैं इनके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जूसेफ मैत्सनी डियर फ्रेंड्स एक इटली के क्रांतिकारी थे और उनका जन्म जेनेवा 1807 में हुआ था, जो कि कार्बोनारी के गुप्त सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया क्रांति में इनको क्या कर दिया गया, बहिष्कृत, जिसके कारण इन्होंने दो भूमिगत संगठन की स्थापना की, एक मार्सोई का यंग इटली और दूसरा बर्न का यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हरा दिया। तो फ्रेंड्स, जोसेफ मैत्सनी के बारे में हमने क्या देखा, जेनेवा में इनका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। कार्बोनारी के गुप्त सदस्य थे और लिगोरिया क्रांति में इनको बहिष्कृत कर दिया गया, जिसके कारण इन्होंने दो संगठन किया, मार्सोई का यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप बर्न का। और इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। और डियर फ्रेंड्स, इसके कारण यह राजतंत्र का विरोधक थे और प्रजातंत्र के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हरा दिया। जोसेफ मैत्सनी के बारे में क्लियर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, काउंट कैमलो द काबूर के बारे में टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, काउंट कैमलो द काबूर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। कहाँ का, सार्डिनिया पिडमोंट का। इसको हमने परिचय को 3 भागों में डिवाइड किया, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसने क्या कार्य किया, हमने वो लिखा है, इसकी क्या भाषा थी और इसने क्या विजय प्राप्त की या नहीं, किसमें, तो इसके बारे में लिखा है। तो देखिए, इसके एक एक से पढ़ते हैं। कार्य के बात करें डियर फ्रेंड्स, कार्य के बारे में, तो इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलनों का इसने नेतृत्व किया था। जो इटली और डियर फ्रेंड्स, अचंभित करने वाली बात, डियर फ्रेंड्स, ना ही यह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। यहाँ राजतंत्र लिखा है, जनतंत्र है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ना ही यह क्रांतिकारी है, ना ही यह जनतंत्र में विश्वास करता है, तो फिर इटली को एकीकरण करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व क्यों कर रहा है ना। ध्यान रखना इसके बारे में, किसके बारे में, काबूर के बारे में, सार्डिनिया के काबूर। इसकी भाषा की बात करें तो कुछ ऐसे अचंभित कर देने वाली इसकी भाषा। देखिए, इतालवी के अभिजात वर्ग के तमाम वर्ग, अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह यह इतालवी भाषा से बेहतर डियर फ्रेंड्स क्या फ्रेंच बोलता था। ध्यान रखना, यहाँ फ्रेंच लिख नहीं पाए। इतालवी भाषा से ज़्यादा यह फ्रेंच बोलता है। फिर डियर फ्रेंड्स, इतालवी को एकीकरण, इटली के एकीकरण वाले आंदोलनों में क्यों हिस्सा ले रहा है, क्यों उनका नेतृत्व कर रहा है ना। चलिए फ्रेंड्स, इसकी विजय देखें। इसने हिस्सा तो लिया, क्या विजय हासिल की कि नहीं की, तो की है डियर फ्रेंड्स। देखिए, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमेंट एक चतुर कूटनीतिक संधि हुई, जिसके पीछे फ्रांस से और सार्डिनिया के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई, जिसके पीछे डियर फ्रेंड्स काबूर का हाथ था। और सार्डिनिया पिडमेंट 1859 में डियर फ्रेंड्स, सार्डिनिया के पिडमेंट में ऑस्ट्रियाई बलों को इसने हरा दिया, हराने में कामयाब हुआ और इससे इटली का उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई बलों के हैब्सबर्ग के अधीन से मुक्त हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी उत्तरी भाग इटली का ऑस्ट्रियाई बलों से मुक्ति पा ली इसके कारण। तो डियर फ्रेंड्स, हमने सभी चीज़ पॉइंट देख लिया। 3 पॉइंट हमने कौन कौन से पॉइंट देखा, जो काबूर के बारे में, यह सार्डिनिया पिडमेंट का प्रमुख मंत्री था। दूसरी बात हमने क्या देखी, इसका क्या भाषा नहीं डियर फ्रेंड्स, सॉरी, 3 पॉइंट देखे थे। कार्य, इसका कार्य देखा हमने कि इटली के एकीकरण वाले आंदोलनों में यह भाग ले रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और जिसमें कि डियर फ्रेंड्स ना ही यह क्रांतिकारी है, ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला है। इसकी भाषा देखी तो अमीर, इटालवी की अभिजात अमीर वर्गों की तरह ना तो इनकी, ना डियर फ्रेंड्स उसकी इटालवी भाषा नहीं है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर यह कौन भाषा बोलता है, फ्रेंच।
विजय की बात की हमने तो फ्रांस सार्डिनिया, डियर फ्रेंड्स, जिसके नेतृत्व में फ्रांस और सार्डिनिया के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई जिसमें डियर फ्रेंड्स जिसमें काबूल का हाथ था। और इसके बाद सार्डिनिया पिडमेंट ने डियर फ्रेंड्स 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा करके उत्तरी इटली को हैब्सबर्ग से अधीन से मुक्ति दिलाई। आई होप फ्रेंड्स आपको सार्डिनिया पिडमेंट के काबूल के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कहाँ का मंत्री था? सार्डिनिया पिडमेंट का। हमने कार्य देखा तो इटली के एकीकरण का कार्य करना चाहता था। भाषा देखी, फ्रेंच भाषा इतालवी से ज़्यादा अच्छी बोलता था। विजय देखी तो यह इसके कारण उत्तरी इटली का भाग हैब्सबर्ग के अधीन था, उसको मुक्त कराया 1859 में, है ना। और फ्रांस और सार्डिनिया के बीच से फ्रेंच संधि हुई जिसमें कि डियर फ्रेंड्स काबूल का एक बहुत बड़ा हाथ था। सो फ्रेंड्स बात करते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में। फ्रेंड्स यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में हम तीन एक कीवर्ड है, इसके अनुसार डियर फ्रेंड्स अपन पूरा आंसर लिखेंगे। पहला हम देखेंगे इसका आरंभ कब हुआ, इस जनमत संग्रह कैसे हुआ, कैसे लोग इकट्ठे हुए इसमें, और युद्ध की समाप्ति में कौन विजय हुआ, कैसे युद्ध की समाप्ति हुई, इसके बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स इतना आप याद रख लेते हैं तो आपको पूरा आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने देखा 1821 में इसका प्रारंभ हुआ था, मुस्लिमों को मतलब उसके अधीन से मुक्ति कराने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। युद्ध की समाप्ति 1832 में हुई कास्टोनिया की संधि के साथ में, है ना। इतना आप याद रख लें, दो लाइन अपने मन से थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाते हुए लिख दीजिए, बस हो जाएगा। चलिए 2 लाइन अपन और दिखाते हैं आपको कि कैसे लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स अपने इतने कीवर्ड आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ी सा कीवर्ड 1821 में स्टार्ट हुआ था, किसके विरुद्ध जनमत संग्रह करवाया था, कैसे करवाया, और युद्ध की समाप्ति कब हुई, कौन सी संधि के बाद। इतने में डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा आंसर 2 लाइन लिखेंगे, 6 लाइन बन जाएंगे आपकी। तो डियर फ्रेंड्स इसको हमने कीवर्ड के रूप में यूज किया है कि आप कॉपी में अलग से लिख लीजिए। देखिए हमने इतना बड़ा आंसर तैयार कर दिया है। युद्ध प्रारंभ कब हुआ? 1821 में यूरोप की क्रांति के बाद राष्ट्रवादी प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। तो आपको यदि इतना याद होगा कि 1821 में हुआ था तो यूरोप, तो आप इतना तो लिख ही देंगे कि यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए यह संघर्ष आरंभ हुआ। जनमत कैसे जुटाया इन्होंने? तो देखिए पढ़े लिखते हैं। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाला पश्चिमी यूरोप के लोग का समर्थन पाकर के यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। तो डियर फ्रेंड्स यदि आपको इतना याद है तो आप लिख जाएंगे, मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानियों ने संघर्ष जुटाया। और इसको जनमत किसने दिया, समर्थन किसने दिया? तो यूरोप के लोगों ने समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि वह प्राचीन यूनानी संस्कृति के बीच सहानुभूति रखते थे, ठीक है ना। याद हो गया जनमत संग्रह कैसे जुड़ाया? प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोग ने समर्थन किया और उनसे समर्थन पाकर के मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। किन्होंने? यूनानियों ने। युद्ध की समाप्ति के बारे में बात करें तो 1832 में कास्टोनिया की संधि से यूनानी एकमात्र स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता मिली, स्वतंत्र राष्ट्र हो गया 1832 में कास्टोनिया संधि के साथ। याद हो गया? तो फ्रेंड्स याद हुआ। आरंभ कब हुआ? प्रारंभ तो 1821 में यूरोप में राष्ट्रवादी प्रगति के साथ यूनानियों ने राष्ट्रवादी प्रगति के साथ यूनान में आज़ादी के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया 1821 में। याद हो तो जनमत कैसे जुटाया? तो हमने देखा कि यूरोप में जो यूरोप की संस्कृति से पश्चिमी यूरोप के लोगों ने समर्थन किया। उनसे समर्थन पाकर के यूनान वाले लोगों ने क्या किया? मुस्लिम राज्य के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, जनमत जुटाया। युद्ध की समाप्ति कास्टोनिया संधि के साथ 1832 में युद्ध की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूनान उभर के आया, स्वतंत्र हो गया। याद हो गया इतना? यदि आपको याद है तो आप आराम से इतना बड़ा आंसर क्लियर कर सकते हैं। मेन पॉइंट हमने देखा 1821 और जनमत जुटाया यूरोप के समर्थन पाकर के, यूरोप की संस्कृति से समर्थन पाकर के। युद्ध की समाप्ति 1832 लिख दीजिए और कास्टोनिया लिख दीजिए, बस इतने में आपको याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है।
तो फ्रैंकफर्ट संसद जो डियर फ्रेंड्स है उसका नाम राष्ट्रवाद आंदोलन के मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स वो इतनी आसानी से नहीं बन गई थी जैसे सब संसद बनती हैं, ठीक है ना। इसके लिए डियर फ्रेंड्स एक राष्ट्रवादी विचार सामने आया, तब कहीं आकर के संसद बनी थी। कैसे? देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद के लिए एक संगठन बनाया गया जिसके कारण कि कौन कौन लोगों को हमें भेजना है उसके चुनाव के लिए। कैसे? देखिए कौन लोगों का संगठन था, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रैंकफर्ट संसद के चुनाव के लिए जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोग थे, जो जर्मनी के मध्यम वर्गीय लोग राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर के एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट किया था। मतलब जर्मनी के जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनके जो राजनीतिक संगठन के सदस्यों ने मिलकर के जर्मन असेंबली के लिए वोट किया था कि कौन कौन लोग जाएंगे। अब देखते हैं कितने सदस्य चुने गए, इसके लिए कौन कौन लोग चुने गए। अभी तो वोट हुआ। तो देखिए फ्रैंकफर्ट संसद का चुनाव 18 मई 1848 को हुआ। अभी तो संगठन बना था, अब चुनाव हुआ 18 मई 1848 को। इसमें डियर फ्रेंड्स 831 सदस्य चुने गए और सेंट पॉल के चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर वो लोग चल पड़े। तो कितने 831 सदस्य उसमें से चुने गए उस संगठन में से जो संगठन बना था, और फिर उनको भेजा गया पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट संसद में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को जर्मनी का शासन सौंपने की पेश की गई, लेकिन उसमें डियर फ्रेंड्स अनुरोध को ठुकरा दिया और चुनी हुई संसद का विरोध करने वाले राजाओं के हाथ मिला लिए। तो डियर फ्रेंड्स जो प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम थे उनको डियर फ्रेंड्स उसको शासन सौंपने की जिम्मेदारी दी गई, संसद के नीचे आप शासन चलाएंगे, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स उसने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया और जो संसद का विरोध कर रहे थे, जो जनतंत्र का विरोध कर रहे थे, उनसे हाथ मिला लिया। क्लियर? तो फ्रेंड्स क्विक रिवीजन जल्दी से बताइए अभी हमने क्या क्या पढ़ा फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा कि यह राष्ट्रवाद आंदोलन के रूप में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संगठन जो है वो किसने बनाया था, कैसे बना था? तो इसका फ्रैंकफर्ट संसद के लिए तो हमने देखा कि जर्मनी के मध्यम वर्गीय लोग थे, जो उन्होंने जो मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठन के सदस्यों ने मिलकर के एक जर्मन असेंबली के लिए वोट किया। अब वोट किया तो क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो इसका चुनाव 18 मई 1848 को हुआ और इसमें 831 सदस्य चुने गए जो कि संसद में भाग लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। और डियर फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया, उस संविधान के अनुसार प्रसिया के राजा को डियर फ्रेंड्स उस संविधान के नीचे काम करने के लिए बोला गया, शासन सौंपने की पेशकश की गई। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसने उसको संसद के नीचे अपना काम करने के लिए मना कर दिया और अनुरोध को ठुकरा दिया। और डियर फ्रेंड्स वो जाकर के उनसे हाथ मिला लिया जिन राजाओं ने डियर फ्रेंड्स संसद के नीचे काम करने से मना किया था उनसे। क्लियर हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में टिप्पणी आपने क्या देखा? संगठन बना, संगठन के बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद संसद के नीचे काम करने से राजा ने मना कर दिया और जर्मन की संसद बनी। सो फ्रेंड्स देखिए राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, क्या भूमिका रही राष्ट्रवादी संघर्ष? तो फ्रेंड्स उदारवादी जो आंदोलन हुए उनमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। लेकिन डियर फ्रेंड्स हम देखें असेंबली का जब चुनाव हुआ, जब संसद का चुनाव हुआ कि उन्हें मताधिकार से डियर फ्रेंड्स वंचित रखा गया। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल डियर फ्रेंड्स दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति बस मिली कि आप बैठ सकती हैं। एक तो उन्होंने उदारवादी आंदोलन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। तो साथ में डियर फ्रेंड्स जब संसद का चुनाव हो रहा था कि किस किस को हम वहाँ पे संसद में भाग लेना है, जब 831 सदस्य चुने गए थे फ्रैंकफर्ट में, तो डियर फ्रेंड्स उसका उनमें भाग नहीं मिला उनको कि किस किस को चुनना है, हमको मताधिकार नहीं कर पाई वो। और साथ में जब वो पार्लियामेंट बन रही थी डियर फ्रेंड्स तो उनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो उन्हें सिर्फ देखने के लिए दर्शक के रूप में उन्हें बैठने की अनुमति बस मिली। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिकता के भाव
पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो डियर फ्रेंड्स, सामूहिकता की भावना पैदा हो, सभी लोग इकट्ठे हों, इसके लिए फ्रांसीसियों ने क्या कदम उठाए। तो चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिकता की भावना पैदा करने के लिए निम्न कदम उठाए, जो कि डियर फ्रेंड्स हम 5-6 कदम आपको बताएंगे। उसके बारे में हम कीवर्ड के रूप में लिखे हुए हैं हमें, जिससे कि डियर फ्रेंड्स आप इतना याद रख लें तो डियर फ्रेंड्स आपको पूरा आंसर, बहुत बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओनली इतना याद रखना, 5-6 पॉइंट है। एक तो आप ये याद रखना कि सामूहिकता की भावना पर बल दिया उन्होंने, झंडा का चुनाव किया। अब एक ही झंडा होगा तो डियर फ्रेंड्स सामूहिकता की भावना तो पैदा होगी। नेशनल असेंबली बनाई उन्होंने। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य किए, जैसे स्तुति करना, राष्ट्रगान करना वगैरह। नागरिकों के समान कानून पर बल दिया उन्होंने। राष्ट्रीय भाषा का भी चुनाव किया। एक राष्ट्र की भाषा होगी तो लोगों में सामूहिकता की भावना आएगी कि हम भी वही बोलने वाले हैं, ये भी वही बोलने वाले हैं, तो हम एक हुए। वरना लोग बोल देते हैं तुम हिंदू बोलने वाले हिंदू वाले हो और हम उर्दू वाले हैं, है ना। तो सामूहिकता की भावना के लिए निम्न कदम उठाए, इतना याद रख लेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको बहुत बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। आप 2-2 लाइन, एक लाइन भी लिखेंगे तो 6 या 12 लाइन तैयार हो जाएंगी, है ना, जो कि बहुत 5-6 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए इसके बारे में हमने कैसा लिखा है। एक संयुक्त समुदाय पर विचार पर बल दिया कि सभी लोग इकट्ठे हों, जिससे नागरिकों जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो सके। तो उन्होंने एक सामूहिकता पर ज़्यादा जोर दिया। एक झंडा का चुनाव किया। अब एक नए फ्रांसीसी झंडे तिरंगा को चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, अब डियर फ्रेंड्स, जब हमारा एक ही झंडा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम अलग हो और हम अलग हैं, है ना। तो एक झंडा का चुनाव किया। राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया, जो हमने हेडिंग लिखा था। तो नई स्तुतियाँ गाई गई राष्ट्र के प्रति, शहीदों का गुणगान किया गया, और डियर फ्रेंड्स राष्ट्र के नाम पर शहीदों का गुणगान, राष्ट्रीय स्तुतियाँ, राष्ट्र के नाम पर शपथ ली गई कि हमें ऐसा करना है, अपने राष्ट्र के लिए वैसा करना है, ये सब। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा था समानता का अधिकार। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का कानून बनाया कि सभी समान है, यहाँ कोई ऊंच नीच और बड़ा भेदभाव वाला बात तो है ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड, जब हम समानता की भावना लाते हैं तो सभी लोग एक हो जाते हैं, है ना, कि जब हम सब समान हैं, सभी के लिए समान कानून है, तो हम सब एक हैं, तो बीच वाले फायदे क्यों उठा रहे हैं, है ना। तो क्रांति का साथ देने लगते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा का चुनाव। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और डियर फ्रेंड्स पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाने लगी, और वही राष्ट्र की भाषा बन गई। जो विभिन्न प्रकार की स्थानीय भाषाएं थी उनको हतोत्साहित किया गया कि नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलना हमको, और फ्रेंच भाषा को वहाँ का राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो फ्रेंड्स आप देखिए 3 मिनट में हमने इतना बड़ा आंसर दे दिया। देखिए संयुक्त समुदाय पर बल, उन्होंने एक संविधान बनाया, जिससे डियर फ्रेंड्स एक संविधान होगा तो सभी लोग मानेंगे कि हम एक ही संविधान के नीचे, हमारे लिए नियम कानून सब एक हैं, तो फिर संयुक्त समुदाय पर बल दिया गया। एक झंडा का चुनाव किया। हमने देखा कि वहाँ का एक झंडा बनाया गया क्रांतिकारियों ने, जिसको राष्ट्रध्वज की वहाँ पे जगह ले ली। नेशनल असेंबली बनाया गया। राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्र के नाम पर शहीदों के नाम पर गुणगान, और शपथ, स्तुति, राष्ट्रीय गान वगैरह गा करके राष्ट्रभाषा को, नागरिकों को समान कानून बनाए गए। सभी के लिए जब समान कानून बनाए गए तो सभी में एकता की भावना पैदा हो गई। राष्ट्रभाषा चुना गया, वहाँ सबकी भाषा को फ्रेंच भाषा बना दिया गया, और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया, और विभिन्न भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। तो फ्रेंड्स क्या आपको याद हो गए, सामूहिकता की भावना के पैदा करने के लिए फ्रांसीसियों के कदम याद हो गए होंगे। एक झंडा, राष्ट्रगान का गुणगान, एक समानता का कानून, एक भाषा, संयुक्तता पर बल। तो यदि 4-5 ही पॉइंट लिखे देते हैं तो आपको डियर फ्रेंड्स 5-6 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और पॉइंट वाइज आंसर बहुत अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन 3 लगाते हैं, देखते हैं। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उनका क्या महत्व था। तो डियर फ्रेंड्स मारियान और जर्मेनिया एक वहाँ के राष्ट्र का प्रतीक थी, ये देवी।
मतलब नारी के रूप में चित्रित किया गया था राष्ट्र को। जैसे हमारे यहाँ भारत को चित्रित करने के लिए किसका रूप दे दिया जाता है, भारत माता का, देखा होगा आपने। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर देखते हैं हमने कैसा लिखा है। मारियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की राष्ट्र की महिला के रूपक थी। महिला के रूप, राष्ट्र को महिला के रूप में दिखाया गया था मारियान और जर्मेनिया को। तो मारियान कहाँ के राष्ट्र का प्रतीक थी, फ्रांस के, और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के प्रतीक थी, ठीक है ना, राष्ट्र के रूप में दिखाया गया था। देखिए 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उन कलाकारों ने डियर फ्रेंड्स स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूप का प्रयोग किया। ये नारी रूप में इन जैसे स्वतंत्रता की वो का श्रृंगार किए हुए हैं, न्याय के दिखाने के लिए, गणतंत्र जैसे विचारों को प्रयोग करने के लिए नारी का रूपक दिया। जैसे डियर फ्रेंड्स आपने अभी भी कोर्ट अदालत तो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन डियर फ्रेंड्स आपने सीरियल या कुछ में तो देखा होगा टीवी वगैरह में कि एक महिला होती है, न्याय का प्रतीक दिखाने के लिए एक महिला को खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है कि मतलब वहाँ पे भेदभाव नहीं चलता है, कोई भी हो, हमारा हो या पराया हो, सबके लिए न्याय एक समान है, दो तराजू लिए रहती है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का प्रयोग किया है। इसके बाद देखिए मारियान के चिन्हों के बारे में देखते हैं। मारियान कहाँ की थी, फ्रांस के राष्ट्र का प्रतीक थी। तो देखिए स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे विचारों के लिए प्रेरित किया है। जैसे उन्होंने लाल टोपी लगाई है, हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, कलगी लिए हुए हैं। मारियान की महिला क्या, मारियान की जो देवी है वो क्या लिए हुए हैं, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जर्मेनिया की बात करें, उनका श्रृंगार क्या है, इस तरह जर्मेनिया है, उनकी बलूत के वृक्षों के पत्तों का उनको सिर पे मुकुट बांधा गया है। अब क्यों बांधा गया, उसका प्रतीक क्या है, मतलब क्या है, तो जो बलूत के वृक्ष हैं डियर फ्रेंड्स, जर्मनी में उनको वीरता का प्रतीक दिया जाता है। और डियर फ्रेंड्स जर्मेनिया की एक बात और है, इनके जो पैर हैं, उनके पैरों में डियर फ्रेंड्स टूटी हुई जंजीर को बांधा गया है। क्यों टूटी हुई, क्यों, सही तो बांध देते। तो डियर फ्रेंड्स उसका भी प्रतीक है कि हम आज़ादी का प्रतीक है वो, है ना। तो डियर फ्रेंड्स आपने श्रृंगार के बारे में देख लिया। तो बताइए जर्मेनिया और मारियान के बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार और अच्छे से बता देते हैं आपको। जर्मेनिया और मारियान ये फ्रांस और जर्मनी की राष्ट्र के रूपक एक नारी थी। नारी के रूप में राष्ट्र को प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। जर्मनी की जर्मेनिया और मारियान फ्रांस की थी। 19वीं सदी में स्वतंत्रता, गणतंत्र जैसे न्याय जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूप का प्रयोग किया था। एक पॉइंट। दूसरा हमने देखा मारियान के जो चिन्ह थे वो स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त कर रहे थे। मारियान के चिन्ह क्या थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। जर्मेनिया के श्रृंगार का क्या था, तो जर्मेनिया का श्रृंगार हमने देखा, बलूत के वृक्षों का मुकुट लगा हुआ था जो कि वीरता का प्रतीक था। क्लियर हुआ आंसर जर्मेनिया और मारियान के बारे में। ओनली 2 पॉइंट ही लिखे हैं। 19वीं सदी में गणतंत्र और स्वतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का प्रयोग किया गया, नारी के रूपक का। इनका श्रृंगार बता दिया। मारियान और का चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे विचारों के लिए लाल टोपी, कलगी और तिरंगा का प्रयोग किया गया। जर्मेनिया में बलूत के वृक्ष का मुकुट का तैयार किया गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाइए। तो डियर फ्रेंड्स जर्मन में एकीकरण कैसे हुआ ये बताना है। तो जर्मन में हम देखें तो राष्ट्रवादी भावनाएं डियर फ्रेंड्स मध्यम वर्गीय लोगों में ज़्यादा व्याप्त देखी गई। मध्यम वर्गीय लोग कौन थे, जैसे शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ये सभी लोग। तो डियर फ्रेंड्स इनमें राष्ट्रवादी भावना मतलब राष्ट्र के प्रति प्यार की भावनाएं देखी गई। तो इन्होंने क्या किया, और उन्होंने डियर फ्रेंड्स 1848 में उदारवादियों ने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ दिया। 1848 में इन्होंने क्या किया, जो जर्मन के महासंघ थे और विभिन्न इलाकों के आसपास को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। आसपास के इलाकों को जोड़ा, इलाकों को जोड़ करके निर्वाचित संसद बनाई और एक निर्वाचित संसद का चुनाव किया। और डियर फ्रेंड्स जर्मन को राष्ट्र राज्य बनाना चाहा। क्या, राष्ट्र राज्य एकीकरण। लेकिन डियर फ्रेंड्स इनका
प्रयास क्या रहा, असफल रहा। इनका ये प्रयास असफल रहा, मगर राजशाही और फौजी ताकतों के द्वारा इनको दबा दिया, मतलब असफल रहा। ताकतों द्वारा निर्माण की यह पहल को प्रसा की मदद से दबा दिया गया। बाद में डियर फ्रेंड्स फिर क्या होता है, अभी दब गया। बाद में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। प्रसा ने, ठीक है ना, प्रसा ने अहम भूमिका निभाई, नेतृत्व संभाल लिया इस आंदोलन को। और प्रसा का जो प्रमुख मंत्री था डियर फ्रेंड्स, ऑटो वॉन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने डियर फ्रेंड्स प्रसा की नौकरशाहियों और सेना की मदद से 7 वर्ष के दौरान, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स 7 लिखा है, ठीक है ना, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस 3 युद्धों में डियर फ्रेंड्स विजय प्राप्त की, जिसके कारण वहाँ का एकीकरण, जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और विल्हेम्स को डियर फ्रेंड्स वहाँ का राजा बना दिया जाता है। 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण के लिए हमने देखा कि वहाँ पर राष्ट्रवादी भावना ज़्यादातर कहाँ देखी गई, मध्यम वर्गीय लोगों में। तो मध्यम वर्गीय लोगों ने जर्मन महासंघ को मिलाकर और आसपास के विभिन्न इलाकों को मिलाकर एक निर्वाचित संसद का निर्माण किया और निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इस प्रयास को दबा दिया गया फौजियों की बल पे, ठीक है ना। फिर बाद में अभी राष्ट्र राज्य जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को डियर फ्रेंड्स संभाला किसने? प्रसा ने संभाला। और प्रसा का जो प्रमुख मंत्री था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क ने डियर फ्रेंड्स 7 वर्षों में 3 युद्ध जीते। कौन कौन से युद्ध जीता डियर फ्रेंड्स? फ्रांस से जीता, और फ्रांस के बाद हमने देखा ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। 3 युद्ध जीते, जिसमें उसकी विजय हासिल हुई। तो डियर फ्रेंड्स इससे जर्मनी का एकीकरण हो गया और की प्रक्रिया पूरी होती है। और फिर बाद में वर्साय की संधि द्वारा 1871 में जर्मनी का राजा बन जाता है प्रसा का राजा। कौन? विलियम्स तृतीय, हाँ, राजा विलियम प्रथम जर्मनी के सम्राट बनते हैं। क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। नहीं भी हुआ डियर फ्रेंड्स, 1 या 2 बार आप पूरे क्वेश्चन आंसर को यदि आपको भूलता है डियर फ्रेंड, डाउट होता है, देख लेते हैं वीडियो को और फिर लिखने की कोशिश ज़रूर करिए डियर फ्रेंड्स। हम हर वीडियो में आपको जोर देते हैं कि एक बार वीडियो देखने के बाद लिखने की कोशिश कीजिए और फिर यदि जो चीज़ भूलती है उसको एक बार देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। वो भूली हुई चीज़ आपके माइंड में छप जाती है और कभी फिर भूलने का चांस खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 देखते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए अपने शासन क्षेत्र में? तो क्या बदलाव किए? नेपोलियन डियर फ्रेंड्स आता है कब? 1805 में। बहुत ज़्यादा लोगों ने स्वागत किया इसके विचारों का, लेकिन डियर फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद जैसे सेना में जब इसकी साम्राज्यवादी नीति, बहुत ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था और उसने किया भी डियर फ्रेंड्स। 1805 में आता है डियर फ्रेंड्स, बहुत साम्राज्य का विस्तार करता है। तो उसके कारण ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवाए जाना और सेंसरशिप की व्यवस्था के कारण लोगों को ज़्यादा खल गई, जिसके कारण इसका अंत हो गया। और डियर फ्रेंड्स इसको एक राज्य नहीं हराया था, 3 राज्यों ने हराया था, तब हारा था, ये ध्यान रखना इसको। फिर आती है रूढ़िवाद व्यवस्था, फिर और बेकार व्यवस्था बिगड़ जाती है यूरोप की। तो अभी हम देखते हैं नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे, क्यों सबसे ज़्यादा लोगों ने इनको लाइक किया था, है ना। देखते हैं अपन अपने शासन व्यवस्था के क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। वो कौन से? जैसे हमने बदलाव को डियर फ्रेंड्स 3 उसमें पॉइंट में डिवाइड किया है। एक तो कानून व्यवस्था में अत्यधिक हमने देखा बदलाव, प्रशासनिक व्यवस्था में देखा, संचार व्यवस्था में देखा, और भी पॉइंट बना सकते हैं आप। आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने बदलाव किया था, कृषकों के लिए भी बदलाव किया था, और डियर फ्रेंड्स मजदूरों के लिए भी, बहुत सभी के लिए कुछ ना कुछ किया था, जिसके कारण लोग इनको लाइक कर रहे थे।
चलिए फ्रेंड्स, अभी आप इतना भी लिख सकते हैं और भी हम बता देंगे तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, कानून के क्षेत्र में यदि हम देखें, नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता, जैसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाने जाती है, लागू किया। एक डियर फ्रेंड्स 1804 में नागरिक संहिता, जिसे डियर फ्रेंड्स आमतौर पर नेपोलियन संहिता कहें क्योंकि नेपोलियन ने बनाई थी, है ना, लागू किया। अब इस संहिता में क्या लिखा था? जिसके तहत जन्म पर अधिकार, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसने कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया, सुरक्षित कर दिया कि सब हमारी नज़रों में सब बराबर है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई भी हो, आप हो या आप हो, ये किया, कानून के समक्ष सबको बराबरी। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए? पहले कानून के समक्ष बराबरी नहीं थी और जन्म के समय विशेषाधिकार सब था, है ना। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। तो प्रशासनिक व्यवस्था में डच, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया और उसमें सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों के लिए भी आप लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, किसानों के लिए क्या बदलाव किए, किसानी व्यवस्था मतलब लिख सकते हैं किसानों के लिए बदलाव। तो भू दासत्व को समाप्त कर दिया, सामंती व्यवस्था को मुक्ति दिलाई और जागीरदारी और शुल्कों से मुक्ति दिलाई। संचार व्यवस्था में क्या सुधार किए, चलिए देखते हैं। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी में नियंत्रणों को हटा दिया और यातायात जैसे संचार व्यवस्था को सुधारा। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधारने में अहम भूमिका निभाई। और साथ में डियर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कारीगरों और श्रेणी संघों में सुधार क्या किया, तो उन्होंने कारीगरों और श्रेणी संघों में नियंत्रण को हटा दिया। व्यापार में भी आप लिख सकते हैं, व्यापार में क्या सुधार किया, तो व्यापार में डियर फ्रेंड्स उन्होंने एक मुद्रा बना दी और जो बहुत सभी में जो कर लिए जाते थे, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, उनसे कर लिए जाते थे व्यापारियों से, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य वहाँ पे जाना है डियर फ्रेंड्स, तो हर के लिए कर देना पड़ता था। 33 महासंघ थे, है ना, तो वो व्यवस्था, नाप तोल की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उनको भी हटा दिया, जिससे डियर फ्रेंड्स अब टाइम भी ये नहीं कि यहाँ पे अलग मापा जाता है और दूसरे थोड़ी दूर बाद हम व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग माप की व्यवस्था थी, माप तोल की, तो एक नाप तोल की व्यवस्था बना दी थी इसने, ध्यान रखना। अब व्यापारी वर्ग डाल करके व्यापारी व्यवस्था में सुधार, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना, अपने मन से। तो हमने और भी एक्स्ट्रा बता दिया है, जिससे डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा आंसर भी इससे बना सकते हैं। आप अपने अनुसार और क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अनुसार भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको याद हुआ नेपोलियन व्यवस्था ने क्या क्या सुधार किए? तो कानून में हमने देखा कि नेपोलियन संहिता लागू की, जिसके तहत उन्होंने जन्म के समय विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या देखा हमने? डच गणतंत्र और डच गणतंत्र और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को क्या कर दिया, सरल बना दिया और वहाँ पे भू दासत्व, जमींदारी, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संचार व्यवस्था में हमने देखा, या व्यापार व्यवस्था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो व्यापार व्यवस्था में, संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, यातायात की अच्छी व्यवस्था करवा दी, जिससे आसानी से लोग आ जा सकते थे। मजदूर वर्ग को भी सुधार किया, जैसे कि हमने देखा मजदूर वर्ग में क्या सुधार लाया गया। आप पॉइंट बना के लिखना हो तो लिखिए, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। श्रेणी संघों को डियर फ्रेंड्स, कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण को हटा दिया, आप कहीं भी कैसे भी काम कर सकते हैं। और साथ में डियर फ्रेंड्स व्यापारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जैसे कि एक नापतोल की व्यवस्था कर दी, मुद्रा को एक बना दिया और डियर फ्रेंड्स हर जगह जो कर लगते थे वो भी समाप्त कर दिया। क्लियर हुआ आंसर नेपोलियन के सुधार? सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और ध्यान रहे एक बार लिखने की कोशिश ज़रूर करना। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, किसी भी हाल में आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।